हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आपके लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं, जिसके अंतर्गत आप लोग जो है लगातार मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और आप लोगों का प्यार जो इस चैनल को मिल रहा है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ हमने एक बहुत ही शानदार सा इनिशिएटिव आप लोगों के लिए स्टार्ट किया था। वो ये था कि आरएएस एग्जाम के जो 1992 से लेकर के 2023 तक के पेपर है, उनके अंदर जो साइंस के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी साइंस के क्वेश्चंस अपन सॉल्व करने वाले हैं कंप्लीट व्याख्या के साथ में। तो आप लोगों ने जो इस सीरीज का यानी आरएएस प्रीलिम्स के जो पीवाईक्यू की सीरीज है, इसका फर्स्ट पेपर 1992 वाला जो हमने डिस्कस किया उसको काफी अच्छे से प्यार दिया और आप लोगों का प्यार इसी तरह इस 1993 का जो पेपर है इसको भी मिलेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। आज हम कौन सा पेपर डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1993 का जो पेपर है उसको। इसके अंदर मैं बता दूं 19 साइंस के क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन आए थे? 19 साइंस के क्वेश्चन आए थे। और एवरेज अगर हम देखेंगे तो साइंस और मैथ्स और रीजनिंग इन तीनों के मिलाकर के 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं, अगर 2013 से लेकर 23 तक की बात करूं तो। ठीक है, क्योंकि 13 में मैथ्स और रीजनिंग भी इंट्रोड्यूस हुआ था। उससे पहले साइंस के क्वेश्चन आते थे, वो भी लगभग 20 ही आते थे। तो साइंस, मैथ्स और रीजनिंग अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो आप यकीन मान के चलिए कि आप जो ये करंट अफेयर के चक्कर में फंसते हो ना, फंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो आज का पेपर हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोगों के लिए दो लाइनें हैं कि मायूस मत होना जिंदगी में, मायूस मत होना जिंदगी में, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है, अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। और इसी के साथ में आज का पहला क्वेश्चन था रेडियो तरंगों से रिलेटेड। देखिए क्या क्वेश्चन था। एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है। कितने मीटर बैंड पर? 30 मीटर बैंड पर। ठीक है, तो इस स्टेशन के द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति क्या है? इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे जो है पूछे जाते हैं लगातार अलग अलग वेव के बारे में। अब यहां पर हमें बात करनी है रेडियो तरंगों के बारे में। रेडियो तरंग के अंदर जो प्रसारण की बैंड है, यानी जो आपकी डिस्टेंस है बैंड की, वो देखो यहाँ कितनी है? 30 मीटर। तो 30 मीटर के लिए आवृत्ति कितनी होती है? 10 मीटर के लिए कितनी होती है? 160 मीटर के लिए कितनी होती है? 20 मीटर के लिए कितनी होती है? 30 मीटर के लिए कितनी होती है? वो अलग अलग होती है, हमें याद रखनी पड़ेगी। तो हम थोड़ा सा जो है इसके लिए जो हमारा कष्ट करना पड़ेगा वो ये है कि आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए आप लिखना शुरू करिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, उल्टे क्रम में हम चलेंगे। सबसे ज्यादा यानी 160 मीटर से लेकर हम चलेंगे। तो पहले हम लिखेंगे 160 मीटर के लिए, फिर हम लिखेंगे 80 मीटर के लिए, फिर हम लिखेंगे 60 मीटर के लिए, फिर हम लिखेंगे 40 मीटर के लिए, फिर हम लिखेंगे 30 मीटर के लिए और लास्ट में 20 मीटर के लिए, और इधर फिर हम लिख देंगे 10 मीटर के लिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर इतनी इतनी बैंड अगर है तो आवृत्ति क्या क्या होगी उसकी मैं बात कर रहा हूं। क्लियर? अगर आपके 160 मीटर है, कितना है? 160 मीटर है, तो जो आपकी आवृत्ति होगी वो 1.8 से लेकर के 2 तक मेगा हर्ट्ज में होगी। ठीक है, जितनी भी आवृत्तियां लिख रहा हूं वो सभी मेगा हर्ट्ज के अंदर लिख रहा हूं। अब इसके लिए कितनी होगी? तो 1.8 से 2.0 मेगा हर्ट्ज MHz। ठीक है, अगर मैं बात करूं 80 मीटर के लिए, तो 80 मीटर के लिए होती है 3.5 से लेकर 4। सर ये एज इट इज याद रखनी पड़ेगी क्या? हाँ, अप्रोक्स रेंज याद कर लो, एग्जैक्ट याद नहीं होता है तो ऐसे याद रख लो कि 1.160 के लिए कितनी होगी, तो 1 से लेकर 2 तक याद कर लो। 80 के लिए कितनी होगी, तो 3 से लेकर 4 याद कर लो। ठीक है, ये मेगा हर्ट्ज ही है, अब आगे याद कर लेना आप। 60 मीटर के लिए अगर मैं बात करूं तो 60 मीटर के लिए है 5.3 से लेकर 5.4। तो आप सीधे सीधे इसमें बस इतना ही याद रख लो कि 5.4 होती है। ठीक है, इसके बाद में
40 मीटर के लिए अगर मैं बात करूं तो 40 मीटर के लिए है 7 से लेकर 7.3, कितनी है 7 से लेकर 7.3 मेगाहर्ट्ज है। ठीक है, अब देखो भैया अपना जो क्वेश्चन पूछा है 30 मीटर के लिए, 30 मीटर के लिए कितनी है तो 10.1 से लेकर के 10.5। ठीक है, लेकिन अगर आप कहीं पर भी ऑप्शन देखोगे तो आपको 10 नहीं मिल रहा है, तो क्या हम क्या करें सर, 10.1 से लेकर 10.5 के बीच तो नहीं है, किसको टिक करेंगे, तो ऐसे में आप जो है जो भी इनके आसपास हो उसको टिक करेंगे। इसलिए मैंने कहा है कि आप अप्रोक्स रेंज का जो एरिया है वो याद कर लो। ठीक है, तो 30 मीटर के लिए आंसर क्या हो जाएगा, देखो 10.1 से 10.5 है, इसका मतलब 10 के आसपास घूमेगा, तो 10 किलो हर्ट्ज है क्या, नहीं मेगा हर्ट्ज है ये सभी, तो किलो हर्ट्ज वाले ऑप्शन तो गए, 10 और 100 सीधी सी बात है, 10 मेगा हर्ट्ज आंसर है, तो सी ऑप्शन इसका आंसर था। इसके बाद में देखिए 20 मीटर के लिए अगर मैं बात करूं तो 20 मीटर के लिए है आपके 14 से लेकर 14.35, कितनी है 14 से 14.35 मेगा हर्ट्ज, क्लियर। अब देखो आपने एक चीज और एनालाइज की होगी, हो सकता है कि वो इस एनालिसिस बेस पर क्वेश्चन पूछे, क्या, जैसे जैसे आपकी जो ये बैंड की रेंज है, देखो बैंड की रेंज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जैसे 20 30 40 50 60 80 160, क्लियर। वैसे वैसे एक चीज हुई है क्या, ये जो आवृत्ति है वो क्या होती गई है, बढ़ती गई है, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर आपका ये डिस्टेंस जो है बढ़ रहा है तो आपको क्या करना है, आवृत्ति को घटाना है। आवृत्ति अगर बढ़ रही है तो इस डिस्टेंस को घटाना है, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है कि एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड व 50 मीटर बैंड के प्रसारण प्राप्त होते हैं, इस स्टेशन के द्वारा प्रेक्षित तरंगों की आवृत्ति निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि 30 मीटर वाला जो होगा उसके अंदर क्या होगी, देखो भैया अगर आपका ये बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, घटेगा, इसका मतलब 50 मीटर वाला जो है उसकी आवृत्ति क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी, कम होगी। ठीक है, किसके कंपैरिजन में, 30 मीटर के कंपैरिजन में, देख लो 30 की है इतनी और साइड के आसपास तो 5 है, सीधी आधी हो जा रही है, समझ में आई बात। तो ये एनालाइज करना भी आपको सीखना है, ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तब आप फंस जाते हैं, तो फंसना नहीं है। अब मैं बात करूं 10 मीटर के लिए, तो 10 मीटर के लिए क्या होगी, तो वो इस 20 से भी कम होगी, किससे भाई, इस 20 मीटर वाले से क्या होगी, सॉरी ज्यादा होगी, क्योंकि डिस्टेंस क्या हुई है, कम हुई है, तो ये लगभग चली जाती है आपके 21 के आसपास, यानी कि 21 से 21.50 तक। ठीक है, ये सभी मेगाहर्ट्ज के अंदर है, ये बात ध्यान रखें। तो ये कुछ आपको जो है बैंड के साथ में इनकी आवृत्तियां हैं वो रट्टा मारनी पड़ेगी, क्लियर। चलो नोट डाउन कर लिया होगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है, तो मनुष्य जो है, मानव जो है, आप और मैं, हमारे लिए कोई भी जो शोर हो रहा है, कहीं पर भी अगर आवाज आ रही है तो शोर को हम कितना सहन कर सकते हैं, करीब करीब आपको वो बताना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इंसान जो है आपके शोर की जो सह सीमा रखता है वो 90 डेसिबल रखता है, कितनी रखता है, 90 डेसिबल। ठीक है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि इस डीबी का मतलब क्या है, डेसिबल। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ध्वनि की जो आपके तीव्रता होती है, शोर की जो तीव्रता होती है वो किसमें मापी जाती है, डेसिबल में, एक चीज। दूसरा, मनुष्य की जो शोर की सह सीमा है, सहन करने की सीमा है, वो कितनी है, 90 डेसिबल है। अब 90 डेसिबल है वो हाईएस्ट है, ये क्या है, मैक्स पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट है, अधिकतम इतनी, तो इससे जो कम ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो देख लो भाई, 45 भी है, 125 भी है, 85 भी है, 55, 155 भी है। अब इससे ज्यादा वाले तो कट हो जाएंगे, यानी ये और ये ऑप्शन कट, 45 भी है और 85 भी है। तो मैंने क्या बोला है कि सह सीमा मैक्सिमम 90 है। अब यहां पर पूछा क्या है, सह सीमा करीब करीब होती है, तो भैया सह सीमा मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है ये पूछा है, सीमा तक पहुंचना है, तो लिमिट होती है 90, तो 90 के आसपास जो होगा वो ऑप्शन होगा, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट था। ठीक है,
समझ में आ गई? तो देख रहे हो आप यहां पर आपको फैक्ट भी पता है, रट्टा मार कर भी कोई विद्यार्थी चला गया, लेकिन फिर भी उसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एनालिटिकल स्किल यूज करनी पड़ेगी। तो आप ऐसे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे तब हमें पता चलता है। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं हमारे को जो नोट डाउन करनी है, जैसे कि हमारे पास में अलग अलग कुछ है, जैसे फुसफुसाहट होती है ना, ऐसे बात करते हैं ना एक दूसरे के कानों में कान डाल के, है ना, कान भरने का जो काम करती है ना, वो आसपास की बहुएं क्या करती है, जैसे ही नई कोई बहू आती है उसके कान भरने के काम करेगी। वो कैसे करेगी, वो फुसफुसाहट से करेगी। तो फुसफुसाहट। या फिर आप अगर जो है किसी ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं, या आपने कभी स्कूल में बैठे ही होंगे, सीधी सी बात है, तभी तो तैयारी कर रहे हो आरएस एग्जाम की है, तो आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे होते हैं वो बातें करते हैं, फिर मैडम आगे से चिल्ला रही है, "ए, बात मत करो", फिर आप सोचते हो कि इतना धीरे बोला कैसे सुना, अरे भाई आपने फुसफुसाहट की है। तो उसकी डेसिबल होती है, कितनी होती है, 40 डेसिबल। तो वो पता चल जाता है। फिर उसके बाद में जो आप सामान्य बातचीत करते हैं एक दूसरे से, सामान्य बातचीत। अब जो सामान्य बातचीत करते हैं, वो सामान्य बातचीत जो है वो 60 डेसिबल होती है। कितनी होती है, 60 डेसिबल के आसपास होती है। इसके बाद में अगर हम कहीं ट्रैफिक में फंसे हैं, तो पैपू बजता रहता है ना, ट्रैफिक में तो सुना ही होगा, पैपू पैपू बजता रहता है। वो जो ट्रैफिक होता है, उस ट्रैफिक का अगर मैं बात करूं तो 80 डेसिबल होता है। कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 80 डेसिबल होता है। क्लियर? इसके बाद में अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, कभी गए हैं, औद्योगिक लेवल पर मैं बात करूं, इंडस्ट्रियल शोर जो होता है, औद्योगिक शोर, मशीनों का है, ट्रकों का आना जाना है, जो लगा रहता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, टरबाइन चल रहे होते हैं वहां पर, तो वहां पर जो शोर होता है वो 100 डेसिबल होता है। क्या ये हम सुन सकते हैं? नहीं। इसीलिए तो जो फैक्ट्री में काम करने वाला इंसान होता है, वो थोड़ा सा क्या करते हैं, कान वान में रुई वगैरह रखते हैं, ताकि उससे क्या हो, उनके कानों को कम नुकसान हो। इसके बाद में जो जेट इंजन होता है, वो भैया कान फोड़ू होता है एकदम, है ना, हेलीकॉप्टर के लेवल का होता है। अब हेलीकॉप्टर की आवाज जब मैं देख लो आकाश में कितना ऊपर उड़ता है, फिर भी हमारे घर के अंदर कोने में घुसे हुए हो, बाथरूम में बैठे हो, तो भी पता चल जाता है ना। वो क्यों पता चलता है, क्योंकि इनकी शोर बहुत ज्यादा होती है, 140 डेसिबल होता है। अब नहीं भी नहीं पता चले ना, तो फिर समझ जाओ कि आप बहरे हो। ठीक है, चलो भैया। तो ये था एक, देखो, ऐसा क्वेश्चन। अब इसमें ये है कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है, फुसफुसाहट में पूछ ले, सामान्य बातचीत में पूछे, ट्रैफिक में पूछे, औद्योगिक शोर में पूछ ले, जेट इंजन में पूछ ले, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये मनुष्य के कानों के द्वारा ये कार्य किया जाता है। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया, बढ़ते आगे। देखिए भैया, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का जो है 1992 का पेपर उठाकर देखो, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था कि अगर आप किसी वस्तु को आपने वायुमंडल से बाहर भेजना चाहते हैं तो कितनी स्पीड होनी चाहिए, सॉरी 8 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड स्पीड दे रखी थी, वो बाहर जाएगी या नहीं, ये पूछा था। तो वो बाहर जाती है कब, जब मैंने बताया था कि अगर उस वस्तु का वेग कितना होता, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 11 किलोमीटर वो वस्तु जारी होती, तो वो बाहर जाती है। वो जा रही थी 8, इसलिए उसका आंसर था कि बाहर नहीं जाएगी, वापस पृथ्वी पे आएगी। अब वही क्वेश्चन यहाँ पूछा है, देखो, पृथ्वी का पलायन वेग है, अरे भाई पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पलायन वेग क्या होता है सर, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे अगर हम, क्या, सुन लो, वह न्यूनतम वेग जिससे अगर किसी वस्तु को फेंका जाए तो वह वस्तु वायुमंडल को क्रॉस करके, यानी वायुमंडल को पार करके कहां चली जाएगी, आपके अंतरिक्ष के अंदर घूमना शुरू कर देगी। या हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वीय शक्ति से बाहर चली जाती है। ठीक है, तो ये आप पॉइंट अगर लिखना चाहो तो लिख लो। प्लायन वेग का मतलब क्या है, जब वस्तु का वेग, जब वस्तु का, सॉरी, वस्तु का वह वेग, वस्तु का वह वेग जिससे वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय शक्ति से
गुरुत्वीय शक्ति से बाहर चली जाए, बाहर चली जाए, ठीक है। तो वस्तु का वह वेग होता है पलायन वेग, जिससे अगर हमने वस्तु को फेंका तो वह वस्तु गुरुत्वीय शक्ति से क्या होगी, बाहर चली जाएगी। कितना होता है ये पृथ्वी के लिए, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ये बात हमें याद रखनी है, ठीक। बस इतना सा आपको याद रखना है। और एक याद रख लेना, गुरुत्वीय त्वरण का मान भी इसी के साथ में है ना, वापस लिख लो एक बार। तो गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को लिखा जाता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होता है गुरुत्वीय त्वरण। जी का मान होता है स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। एक होता है कैपिटल जी, वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। और एक गुरुत्वीय बल होता है। गुरुत्वीय बल कितना होता है, तो जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर होता है। ये होता है एफ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, याद रखना, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है। तो सूर्य के अंदर जो ऊर्जा बनती है वो हमने सुना है कई बार कि हाइड्रोजन से बनती है, हाइड्रोजन से बनती है। लेकिन कैसे बनती है, तो बेसिकली यहाँ पर एक रिएक्शन होती है पूरी, और उस रिएक्शन को कहा जाता है नाभिकीय संलयन। क्या कहा जाता है, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। तो नाभिकों के संलयन से जो है सूर्य में ऊर्जा का स्रोत प्राप्त होती है, या सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकों का संलयन। समझ में आ गई बात। क्या होता है इसके अंदर कि हमारे जो हाइड्रोजन है, कौन, हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन क्या करता है बेसिकली, कि हाइड्रोजन 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 मिलते हैं, और जो इसके नाभिक है वो मिल करके क्या बनाते हैं, तो वो बना देते हैं हीलियम। क्या बनाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हीलियम बनाते हैं। हीलियम को He से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका परमाणु क्रमांक जो है, एटॉमिक नंबर, वो 1 होता है। एटॉमिक नंबर यानी जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। हीलियम का जो जेड है यानी एटॉमिक नंबर है वो 2 होता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। हीलियम से ही रिलेटेड है एक एल्फा कण, ठीक है। क्या होता है, एल्फा कण होता है, ठीक। ये क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो एल्फा कण होता है 4 हीलियम 2, ठीक है। हाँ, आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो तत्व को, अच्छा ये रेड पेन कम दिख रहा होगा है ना, मैं ब्लैक कर देता हूँ, टेंशन मत लो भाई। ये लो, दिख रहा अब तो प्यार से। तो 2 हीलियम 4 है ना, 4 जो है इसका परमाणु क्रमांक है, ठीक है, सॉरी द्रव्यमान है। एक सेकंड है ना, थोड़ा सा इधर लो, अब दिख रहा है। ये लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, ठीक है। तो देखो, जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है उनके जो नाभिक होते हैं, वो नाभिक मिल करके क्या करते हैं, हीलियम का निर्माण करते हैं। हीलियम मतलब He। तो इस हीलियम के बनने पर और हाइड्रोजन के नाभिकों के मिलने पर क्या होता है, बहुत ज्यादा ऊर्जा जो है रिलीज होती है। समझ आ गई बात। और उष्मा रिलीज हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ऊर्जा रिलीज हो रही है मतलब यह अभिक्रिया उष्मा सेपी होती है, ऊर्जा देने वाली अभिक्रिया होती है। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं कि यह कैसी अभिक्रियाएं होती है, ये उष्मा सेपी अभिक्रिया होती है। और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल करके हीलियम कैसे बनेंगे, ये पूरी एक बड़ी रिएक्शन है, पूरी अभिक्रिया है, जो 12वीं क्लास की एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है। अगर कोई विद्यार्थी देना पढ़ना चाहता हो, इंटरेस्टेड हो, तो वहां पर ये नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दोनों जो है पूरी अभिक्रियाओं के उदाहरण के साथ में ये वाला दे रखा है कि सूर्य के अंदर ऊर्जा कैसे बनेगी, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर उसे डिस्कस नहीं कर रहा हूं, काफी लंबा टॉपिक है, आराम से समझना पड़ता है उसको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4, कितनी, 1/4 कम कर दी जाए, यानी अगर अभी 1 है तो उसमें से हम 1/4 कम करेंगे, तो 1/3 रखी जाए,
कितनी भाई? अगर 1 किलोमीटर दूरी है अभी, उसमें से 1/4 किलोमीटर दूरी कम कर दी जाए तो 3/4 किलोमीटर ही तो बचेगी। तो यहाँ पर यही है कि अगर दूरी जो है वो 1/4 कम कर दे, जितनी भी है उसका 1/4 कम कर दो, तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी इन चारों ऑप्शन में से? तो देखो भाई, चार ऑप्शन पढ़ो पहले। पृथ्वी सूर्य में गिर जाएगी, पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी, पृथ्वी अंतरिक्ष में उड़ जाएगी। अच्छा, अंतरिक्ष में उड़ जाएगी? पहले ही अंतरिक्ष में तो है हम, है ना? ऐसा नहीं है कि पृथ्वी कहीं पर रखी हुई है नीचे, नहीं, पृथ्वी भी घूमती रहती है और अंतरिक्ष में ही है, जैसे मंगल वगैरह है। हाँ, ये बात है कि हम यहाँ पे जीवित रह सकते हैं, इसलिए हम यहाँ हैं। हो सकता है मंगल या शनि या शुक्र कहीं पर और एग्जिस्टेंस हो जाए, बाद में हम इतने कैपेबल हो जाए तो हम वहां भी रह सकते हैं। ठीक है, आने वाले हो सकता है कि आपकी तीसरी चौथी पीढ़ी वहीं मिले, मंगल ग्रह पर मिलेंगे उनसे फिर वहां। अपन देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है। अगर मैं थोड़ा सा इसमें, देखो क्या होगा। अब ये क्वेश्चन जो है एक फैक्ट के साथ साथ एनालिटिकल स्किल यूज करना भी आना चाहिए। कैसे, वो देखो। ये है मान लो पृथ्वी, यानी अर्थ हमारा, और इधर मान लीजिए आप, आपका है कौन? सूर्य मामा। ठीक है, हीरो सूर्य दादा। अब ये जो सूर्य दादा है और ये जो पृथ्वी है, इनके बीच में जो दूरी है वो है आपके लगभग 49.6 मिलियन किलोमीटर। कितनी है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो दूरी है, सॉरी, 149, हाँ, 149.6, कितनी? 149.6 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस है सूर्य और पृथ्वी के बीच। अब 149.6 का मतलब सीधे सीधे लगभग है 150 मिलियन किलोमीटर, आप तो ये कह सकते हैं। अब 150 मिलियन किलोमीटर अगर दूर है सूर्य, उसके बावजूद भी यह जो है यहाँ पर अपनी गर्मी का इफेक्ट दिखाता है। क्यों दिखा पाता है? क्योंकि जो ये सूर्य है, ये जो सूर्य मामा है, इस सूर्य मामा के पास, आज तक आपने चंद्र मामा पढ़ा था, आज आप सूर्य मामा भी पढ़ रहे हो मेरी वजह से। देखो, तो सूर्य मामा जो है, इसका टेम्परेचर होता है 5760 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस तक। बाप रे, कितना ज्यादा है! ओवर है, ओवर बोले तो बहुत ज्यादा है। अब 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तब पृथ्वी 150 मिलियन दूर होने के बावजूद भी इतनी गर्मी पड़ रही है। मान लो हम 150 मिलियन में से 1/4 कम करेंगे, तो भैया इसका 1/4 आप कम करोगे तो कितना बचेगा? तो ये डिस्टेंस आपकी जो बच जाएगी, देखो आप माइनस में एक बार करके देख लो, तो 4×3 = 12, 3×0 = 4, 4×7 = 28.5, लगभग 37.5 गया। तो मतलब 113 मिलियन किलोमीटर रह जाएगी। तो बताओ भाई, जब इतनी दूरी पर होने के बाद अपने को इतनी गर्मी लगती है, अगर वो इतना पास आ गया, 113 मिलियन किलोमीटर पर आ गया, तो गर्मी बहुत ज्यादा हो जाएगी। और गर्मी बहुत ज्यादा होने के कारण हम उस गर्मी को सहन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इस बार भी इतनी गर्मी होने के कारण हम कितना परेशान हुए। तो जब और एक्स्ट्रा गर्मी हो जाएगी तो हम सहन नहीं कर पाएंगे, और पृथ्वी जो है वो जल कर क्या हो जाएगी? भस्म हो जाएगी। तो बी ऑप्शन आपका सही था। अब यहां पर ये जो आंकड़े याद होना बड़ी बात नहीं थी, आंकड़े सभी याद कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य और इनकी दूरी का जो है आप विज्ञान में भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। लेकिन ये जो एनालिटिकल आपको लगाना था कि अगर ये इतना है तब इतनी गर्मी है, तो इतना कम हो जाएगा तो और गर्मी बढ़ेगी, और गर्मी बढ़ने के कारण पृथ्वी भस्म हो जाएगी। बाकी देखो, पृथ्वी सूर्य में गिरेगी नहीं, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण बल से बंधी हुई है, और गुरुत्वाकर्षण बल का यहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उल्टा डिस्टेंस जो है कम होने से क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण तो बढ़ेगा, और गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा तो उल्टा और ज्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा। समझ में आई बात? उसमें गिरने के चांसेस नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस 113 मिलियन भी ज्यादा होती है। वैसे गिर सकती है अगर अपन इसको और कम कर देते। हाँ, अगर जो है इतनी डिस्टेंस पर ले आवे सीधा,
1/4 पर लेकर आ जावे, अभी तो 1/4 कम करी है, अगर ऐसा हो जाए कि 1/4 दूरी पर लेकर आ गए तो बहुत कम दूरी हो जाएगी, तब ये गिर सकती है। हमारे वर्ष की अवधि कम होगी नहीं, कोई फर्क नहीं, पृथ्वी अंतरिक्ष में उड़ जाएगी, ऑलरेडी उड़ रही है, और उड़ के कहां जाएगी, अंतरिक्ष में ही तो है, ऑलरेडी उड़ रही है वो तो, ठीक है। तो इसलिए बी ऑप्शन सही था, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ये है। फिर देखो, अब मैं आपको एक और बात बता दूं, इसी क्वेश्चन के अंदर अभी हमने ये ऑप्शन चेक किया है कि भस्म हो जाएगी। अगर ये डिस्टेंस थोड़ा सा कम होती और ये ऑप्शन नहीं होता भस्म वाला, तो फिर मैं ऑप्शन ए भी टिक कर सकता था। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम होने पर गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ गया और वो अपने पास बुलाएगी, तो हो सकता है कि वो गिर जावे, ठीक है। लेकिन वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम करनी पड़ेगी उसके लिए, इतने पर वो काम नहीं करेगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? अरे भैया, परमाणु ईंधन की श्रेणी में कौन कौन आता है ये आपको बता दिया गया है पहले भी, है ना। अरे कौन कौन आता है? थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये आते हैं। तो अब देख लो, थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, यहाँ तो है। बचा कौन? कैडमियम, बस, तो कैडमियम आंसर है। तो कैडमियम जो है, इससे हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है, तो ये कोई जो है ईंधन का अपने साधन नहीं है, ठीक। चलो, एक बात और ध्यान रखना, कैडमियम का यूज क्या है, कल भी बताया था, नाभिकीय अभिक्रियाओं में इसका यूज हम करते हैं किसके अंदर? कंट्रोल छड़ के अंदर, ठीक है, कंट्रोल छड़ के अंदर, कंट्रोल छड़, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? कंट्रोल छड़ के साथ में इसमें एक बात और आपको अगर याद रखनी हो, तो ये याद रख सकते हो कि ये न्यूट्रॉन अवशोषक होती है। क्या होती है? न्यूट्रॉन अवशोषक, ठीक। ये बात ध्यान रखें, इसीलिए तो इसको जो है हम कंट्रोल छड़ के रूप में लेते हैं उपयोग में। तो आपने देखा, दो क्वेश्चन तो हमें मिल गए जो पीछे जो हमने पढ़ा था उसी पर आधारित थे, उसी में से अगर कॉन्सेप्ट में से आए थे, तो इसीलिए आप जो इतनी पूरी व्याख्या पढ़ रहे हो ना, इसका फायदा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समस्थानिक C14 संबंध है, तो जो आपका कार्बन है, पहले इसके बारे में बात करेंगे। देखो, कार्बन को रिप्रेजेंट किया जाता है C से। इसके अगर एटॉमिक नंबर यानी जेड की बात की जाए तो 6 है। अगर इसके एटॉमिक नंबर की बात की जाए, इसका परमाणु क्रमांक की बात की जाए, तो वो तो हो गया 6। और इसके परमाणु द्रव्यमान की बात करें, जिसे अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है आपका 12, ठीक है। ये ब्लैक से लिखता हूं ताकि दिखे, दिखाई नहीं दे रहा, मुझे पता है। एक सेकेंड, अब देखिए, तो ये आपका परमाणु क्रमांक 6 हो गया, परमाणु द्रव्यमान इसका होता है 12। लेकिन कार्बन का एक और ऐसा ही रूप होता है जिसका परमाणु द्रव्यमान होता है 14। इस वजह से कार्बन के दो भाग है, एक होता है कार्बन 12, एक होता है कार्बन 14, ठीक है। अब देखो, कार्बन 14 और कार्बन 12 जो है, ये दोनों के दोनों निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं जब जीवित होता है कोई भी इंसान। तो निश्चित अनुपात में जीवित जीव में, ठीक। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका जीवित जीव होता है, उस जीवित जीव के अंदर ये आपके कार्बन 12 और कार्बन 14 एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, यानी आप में भी, मेरे में भी, सभी में, ठीक है। लेकिन जब आदमी मर जाता है, यानी कि मृत जीव, ठीक है। अब यहां पर आदमी की बात नहीं करनी है, पूरी इस धरती पर जितने भी सजीव हैं, वो जब भी मरेंगे तब वो सभी मृत जीव ही कहलाते हैं, तो उनकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। और जितने भी सजीव जीव है, उन सभी में कार्बन 12 और कार्बन 14 एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं जब तक वो जीवित है। जैसे ही मृत्यु हो गई, तो आपका ये कार्बन 12 जो है, ये तो स्थिर रहता है, जो अनुपात था, जितनी इसका सम्मान, मतलब इसकी जो क्वांटिटी थी, वो उतनी की उतनी ही रह जाएगी मृत जीव के अंदर। लेकिन जो ये आपका कार्बन 14 होता है, इस कार्बन का क्या होता है, तो कार्बन 14 जो है, वो आपका नियत गति से, एक फिक्स कांस्टेंट स्पीड से, नियत गति से क्या होता है, यह नियत गति से समाप्त होता रहता है, ठीक है। मतलब
डीके, इसका जो है डीके होता रहता है, ये क्षय होता रहता है, तो नियत गति से समाप्त होता है। ये पूरा आप जो है रेडियो एक्टिविटी वगैरह पढ़ते हैं उसके अंदर पढ़ाया जाता है, या फिर केमिकल काइनेटिक्स होता है, एक टॉपिक है पूरा 12वीं के अंदर, वहां ये सब समझाया जाता है कि कैसे इसकी गति होती है और स्पीड कैसे निकालते हैं, है ना। जो अभिक्रियाएं होती है उनकी भी गति निकाली जाती है, पर अभी हमें वहां नहीं घुसना है। तो कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो दो होते हैं, एक होता है 12, एक होता है 14। अब यहाँ पर जो है इस दोनों को क्या कहेंगे ये भी ध्यान रखना। तो कार्बन ये जो है 12 और 14, इनको कहा जाता है समस्थानिक। क्या कहा जाता है? समस्थानिक। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। समस्थानिक का मतलब है जो आपकी आवर्त सारणी है उसके अंदर एक ही स्थान पर ये दोनों पाए जाएंगे, क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक सेम है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, तो इसलिए इनको समस्थानिक कहेंगे। अगर परमाणु संख्या अलग अलग होती और द्रव्यमान सेम होता तो हम इन्हें समभारिक कह देते। ठीक है, वो आगे का कॉन्सेप्ट है। तो अब ये दो हो गए, कार्बन 12, कार्बन 14, दोनों के दोनों नियत एक निश्चित अनुपात के अंदर जीवित जीव में पाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही जीव जो है वो मृत हुआ तो कार्बन 12 जो था वो तो जितना पहले था जीवित जीव में उतना का उतना ही रह जाएगा, लेकिन जो कार्बन 14 है वो नियत गति से व्यक्ति के या किसी भी जीव के मृत होने के बाद भी नियत गति से वो समाप्त होता रहता है। और जैसे जैसे वो समाप्त होता जाएगा तो मान लो कि पता हो कि इतने अगर ग्राम था तो एक ने साल में समाप्त होगा। ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा और समझते हैं, देखो डिटेल में, कि मान लो इसकी स्पीड जो है ऐसा कहा जाए कि भाई 100 ग्राम होगा, वो 5 साल में डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है, तो मान लीजिए अब इसमें से अगर 20 ग्राम बचा है, कितना बचा है? 20 ग्राम बचा है। अब 80 ग्राम अगर खराब हो चुका है, तो 100 ग्राम अगर 5 साल में हो रहा था तो एक साल का, भाई नियत गति है यानी कि एक साल में फिक्स हो गया, तो एक साल में ये कितना खराब खत्म हो रहा था? 20 ग्राम। ठीक है, तो ये खत्म कितना हो गया है? 80 ग्राम खत्म हो गया है। 80 ग्राम खत्म हो गया यानी यहां पर 4 का गुणा, तो 4 साल में। तो अब इससे हमें यह पता चल गया कि 80 ग्राम 4 साल के अंदर खत्म हो गया है, यानी अब ये एक साल तक और पड़ा रहेगा। तो अब जब एक साल तक पड़ा रहेगा और एक साल बाद कोई अगर आके पता लगाना चाहे कि ये व्यक्ति कब मृत घोषित हुआ था, तो वो पता लगा लेगा ना इस डेट देख करके, हाँ कि इस डेट को अगर 80 ग्राम बचा है, जैसे आज की बात करें, है ना, तो 23 सितंबर 2024 को अगर 80 ग्राम बचा है, इसका मतलब आज से 4 साल पहले इसी डेट को ये व्यक्ति, ये जीव मृत घोषित हुआ था। इस प्रकार से हम जो है क्या करते हैं, जो जीवाश्म होते हैं, फॉसिल्स होते हैं, उनकी आयु का निर्धारण करते हैं, और इसी को कहा जाता है कार्बन डेटिंग पद्धति। क्या कहा जाता है? कार्बन डेटिंग पद्धति कहा जाता है। तो कार्बन 14 से संबंध है कैंसर के निदान में? नहीं। पृथ्वी के आयु निर्धारण से? नहीं। अनुरेखक तकनीक से? नहीं। इसका संबंध तो है किससे? इसका संबंध है फॉसिल्स या फिर जीवाश्म जो होते हैं उनके आयु निर्धारण का। और इस पूरी पद्धति को नाम क्या दिया जाता है? तो कार्बन डेटिंग पद्धति। कार्बन डेटिंग पद्धति, ये इसका नाम है। ठीक है, ये याद रखना। तो आज आपने जो है कार्बन डेटिंग पद्धति का पूरा पोस्टमार्टम करके समझ लिया है कि ये क्या होती है। मुझे उम्मीद है कि आज तक आपके मन में ये डाउट बना रहा होगा, क्योंकि जनरल साइंस में केवल इतना बता दिया जाता है कि कार्बन डेटिंग पद्धति होती है, लेकिन आपके मन में आता होगा अरे यार ये कार्बन डेटिंग पद्धति होती क्या है, कैसे पता चलता होगा? तो अब पता चल गया, एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ता हूं। और देखो मजा आ रहा है तो कुछ भी नहीं करना है, नोट्स बनाते रहना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। देखो भाई, खाने का सोडा, और तेरी खाने का सोडा, हाँ खाने का सोडा यानी खाने वाला जो अपन खाते हैं। अब वो खाने का जो सोडा होता है वो होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे अपन कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर? ये याद रखना है, क्या कहते हैं?
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं और इसी का नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हाइड्रोजन की जगह हम कई बार बाई शब्द भी यूज करते हैं। बाई शब्द का मतलब है मारवाड़ी में देखो भाई थोन सबन ठावे थे सब मारवाड़ी से और राजस्थान रा रहवा वाला हो तो थोनो ठावे कि मारवाड़ी रे माए जो अपने मदर वे है अपनी मम्मी जो होती है वड़े नो पे का कहो बाई है तो ओपड़े खावारो सोडो खाणो कौन बनावे बाई अनहारू का कहियो खावारा सोडन सोडियम बाई कार्बोनेट का कहियो मारा प्यारा दोस्तों बाई का कहियो बाई सोडियम बाई कार्बोनेट। समझ में आइयो। हाँ हाँ थोड़ी हिंदी और मारवाड़ी मिक्स हो रही है क्योंकि क्या है मैं भी प्योर मारवाड़ी एकदम जो बोली जाती है जो आपके समझ में आ जावे वो नहीं बोल पाता हूँ और हिंदी मिक्स कर देता हूँ। अब तो समझ में आ गया सोडियम बाई कार्बोनेट। और इसी के साथ देखो अब इन सभी के मैं फॉर्मूले बता देता हूं। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट आंसर हो गया है बी। ठीक है ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं बात करता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड की तो NaOH होता है। ठीक है ध्यान रखना। फिर सोडियम सल्फेट की बात करूं तो Na2SO4 होता है। और सोडियम कार्बोनेट अरे भैया इसकी तो बात करनी ही थी Na2CO3। अरे ये जो Na2CO3 है ये कौन सा सोडा होता है। अरे बेकिंग सोडा NaHCO3 है खाने का सोडा यानी ये बेकिंग सोडा भी है। ठीक है तो ये तो है बेकिंग सोडा तो ये हो जाएगा धोने का सोडा। वेरी गुड। कपड़े धोने का सोडा ये होता है। ठीक है वॉशिंग पाउडर जो होता है ना वो कौन होता है वो होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ठीक है आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक क्लियर समझ में आ गई बात। तो देखो खाने का सोडा होता है सोडियम बाई कार्बोनेट क्यों क्योंकि बाई खाना बना के देती है बाई मतलब मम्मी। ठीक मारवाड़ी में अपने बाई मम्मी से क्यों भाई। फिर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जो कपड़े धोने का है। ठीक है फिर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और सोडियम सल्फेट Na2SO4। क्लियर ध्यान रखना ये। चलो लिख लो इसको नोट डाउन कर लो फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब देखो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है। भैया पेड़ पौधों का जो काम है वो सभी को पता है ना किसको नहीं पता। पेड़ पौधों का सबसे बढ़िया काम तो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड को तो ये ग्रहण करते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होती है और ऑक्सीजन हमको देते हैं यानी कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अब यहां पर उसी में से देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं क्या ये। हाँ सही बात है। सौर का अवशोषण करते हैं क्या ये देखते हैं। वायु का प्रदूषण ये करते हैं क्या। अरे यार कुछ भी हो जावे पेड़ पौधों से हमें कोई नुकसान तो है ही नहीं और ये वायु प्रदूषण तो कभी कर ही नहीं सकते तो ऑप्शन तो वैसे सी हो गया। ठीक है और ऑक्सीजन की विमुक्ति करते हैं हाँ बिल्कुल सही है ऑक्सीजन छोड़ते हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और सौर का भी अवशोषण करते हैं। सौर का अवशोषण कैसे करते हैं अगर आपने देखा होगा कि जंगल के अंदर आप हैं तो आप चिल्ला रहे हैं तो आपकी आवाज कम दूरी तक ही पहुंच पाती है क्यों जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो शाखाएं होती है वो आपकी आवाजों को रोकने का काम करती है तो उससे क्या होगा शोर प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण कम होगा। समझ में आ गई बात क्लियर है। इसीलिए और जो हरे पौधे होते हैं उन हरे पौधों की जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो होती है मुश्किल से 10 से 15 डेसिबल की। ठीक है तक सॉरी 10 से 15 डेसिबल तक जो हरे पौधे हैं वो क्या करते हैं ध्वनि को कम करते हैं। तो ये यहां पर आप लिख लो ये पॉइंट हरे पौधे हरे पौधे ध्वनि को 10 से 15 डेसिबल तक कम करते हैं। कैसे तो देखो आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप जंगल में हो और आप 100 डेसिबल का साउंड जो है क्रिएट कर रहे हो तो आपका उस जंगल के अंदर जो उसका इफेक्ट होगा वो 90 या 85 डेसिबल का ही होगा क्यों 10 से 15 जो है वो हरे पौधे कम कर देते हैं। तो इस प्रकार से शोर का अवशोषण करेंगे हाँ करते हैं पेड़ पौधे। तो आपको ध्यान रखना है कि पेड़ पौधे न केवल कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं बल्कि ये तो शोर का भी अवशोषण करते हैं। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है भैया O2। ठीक है ऑक्सीजन जो है उसका परमाणु क्रमांक कितना है 8
इसके परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो परमाणु द्रव्यमान होता है 16। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपका CO2 होता है, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। इसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:2। क्लियर? ये चीजें ऐसी पूछ ली जाती है, तो हम अगर साथ के साथ छोटी छोटी चीजें सीखते जाएंगे तो हमारे काम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शुष्क जलवायु में पली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं। तो जो भैया हमारे बढ़िया शुष्क क्षेत्रों के अंदर यानी राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के अंदर, बाड़मेर जैसलमेर के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं उन पौधों को कहा जाता है मरुदबिद। अरे सर मरुदबिद क्यों कहेंगे? अरे मरुदबिद इसलिए कहेंगे क्योंकि जो रेगिस्तानी एरिया होता है उसको क्या कहते हैं? मरु प्रदेश। क्या कहते हैं? मरु प्रदेश या मरुस्थल कहते हैं। तो मरुस्थल कह रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि मरुस्थल से मरु शब्द उठाकर बना दिया क्या? मरुदबिद। तो जो शुष्क जलवायु वाले पेड़ पौधे होते हैं, जो जहां पर बिना पानी के या लगभग कम पानी के भी जो पेड़ पौधे उग जाते हैं, जो अनुकूलित हो जाते हैं, उन पौधों को मरुदबिद कहा जाता है। वहीं पर कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो पानी के अंदर उगते हैं, उन पानी के अंदर उग रहे हैं तो पानी को कहते हैं जल, इसीलिए उन पौधों को कहेंगे जलोदबिद। क्या कहेंगे? जलोदबिद। तो जल में उगने वाले पौधे। ठीक, चलो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं भी एक बार पानी पी लूं और ये क्वेश्चन आप कर लीजिए नोट डाउन। ठीक है, इतना ही है, इसके अंदर और कुछ भी है नहीं। क्लियर? आगे वाला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये लो। व्हेल जो है, व्हेल मछली जो होती है वो कौन से वर्ग का प्राणी है, ये बताना है आप। जल्दी बताएंगे। चलो भाई, तो व्हेल जो मछली है ना, वो व्हेल आपको पता होना चाहिए कि कैसी होती है। तो स्तनपायी होती है, ठीक है, या इसे अपन स्तनधारी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो अब सीधा सा बात है, याद रखने वाला है। और वैसे ये सबसे विशाल जो है प्राणियों के अंदर काउंट होता है। अब इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं। फिर देखो, शरीर में अगर लोहे की कमी है, आयरन की, Fe की, हीमोग्लोबिन में जो पाया जाता है, अगर कमी है तो कौन सी बीमारी हो जाती है? तो लोहे की कमी से क्या होगा? तो शरीर के अंदर रक्त क्षीणता आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो रक्त क्षीणता आ जाएगी, और अगर रक्त क्षीणता है किसी को तो आपको सोयाबीन है, दूध है, पनीर है, अंडा है, कलेजी है, ये सब आपको खाना चाहिए, जिससे कि ये रक्त क्षीणता का रोग कम होगा। ठीक, बाकी आपको पता होना चाहिए, रिकेट्स, स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी से। और रिकेट्स जो है वो विटामिन डी से, विटामिन डी से। और अधि रक्त स्त्राव जो होता है वो विटामिन के से। ठीक, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, प्रतिरक्षा यानी कि असंक्राम्यता का सर्वाधिक संबंध किससे है? लिम्फोसाइट से, लाल रुधिर कणिकाओं से, थ्रोम्बोसाइट से, या मोनोसाइट से? तो आपको पता होना चाहिए, प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो होता है आपका किससे? श्वेत रक्त कणिकाओं से, WBC से। और WBC को कहा जाता है लिम्फोसाइट्स। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। तो लिम्फोसाइट से इसका संबंध हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिम्फोसाइट्स। तो ऑप्शन नंबर ए। और ये जो लाल रुधिर कणिकाएं होती है, ये तो क्या करती है कि जो हमारा ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को लेकर के जाना है, ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर लाने का काम करते हैं। तो ऑक्सीजन ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आना, ये काम होता है। प्रतिरक्षा तंत्र का संबंध लिम्फोसाइट से होता है, ये ध्यान रखना। फिर निम्न में से भारतीय प्रेक्षेपास्त्रों यानी कि मिसाइल्स के पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माता कौन कहलाता है? सबसे पहले बता दूं, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पूरे
यूट्यूब चैनल कहीं पर भी आप घूमकर देख लीजिए, इतनी डिटेल के अंदर किसी ने नहीं पढ़ा है जितना हमने पढ़ा रखा है। 15-15 वीडियो स्पेस टेक्नोलॉजी के पूरे बेसिक से पढ़ा रखे हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी, वो सभी यूट्यूब चैनल पर हमारे प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। आरएएस प्रीलिम्स की अलग से प्लेलिस्ट है, उसको देख करके आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक, अब मैं आपको बता दूं, ये जो भारतीय प्रक्षेपास्त्र है वो पूर्ण स्वदेशी बनाने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया था, आईजीएमडीपी। ठीक है, आईजीएमडीपी। इस आईजीएमडीपी को जो चलवाया था वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने चलाया था। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम। और इसीलिए आज मैंने जो है, आपको पता होगा, अभी थोड़ी देर पहले दो लाइनें कही थी कि मायूस मत होना जिंदगी में, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है, अगर दिल में हो जुनून और हौसला हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है, कलाम बन सकता है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर थे जिन्होंने आईजीएमडीपी प्रोग्राम जो है इसको पूरा रन किया था, इसका पूरा मैनेजमेंट देखा था। इन्होंने जो है इसके अंदर काफी अच्छी भूमिका निभाई थी और इन्हीं की बदौलत जो है हमारे भारत के अंदर स्वदेशी मिसाइल्स निर्माण को लेकर के एक जो है जागृति आई है, और इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, तो अग्नि पुरुष भी कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं को अपन मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इन्होंने मिसाइलें बनवाई थी, तो मिसाइल मैन। क्लियर, इनको जो है भारत रत्न भी दिया गया था, ये भी ध्यान रखना। क्या, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न भी दिया गया था। और इस आईजीएमडीपी की जो फुल फॉर्म है वो ये होती है कि आईजीएमडीपी का मतलब है समन्वित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, सॉरी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये प्रोग्राम जो है बेसिकली आपको बता दूं कि इसीलिए शुरू किया गया था कि भारत जो है वो खुद अब अपनी मिसाइलें बनाना शुरू करे। ठीक है, तो इसे हिंदी में कहा जाता है समन्वित निर्देशित मिसाइल या प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम, जिसे हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर की बदौलत ये पूरा शुरू हुआ था। इसके बारे में पूरा डिफेंस टेक्नोलॉजी में बताया है, इसलिए वहां पढ़ लेना, बार बार उसी को डिस्कस करने का कोई मजा नहीं है। इनको भारत रत्न भी दिया गया था, कब दिया गया था, 1997 के अंदर। ठीक है, और ये 1993 का ही पेपर अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो बाद में दिया था। ठीक है, पेपर होने के बाद दिया गया था। फिर इसके बाद में और इसमें क्या रखना है, तो ये जो आईजीएमडीपी प्रोग्राम है इसी के तहत जो है फिर भारत के अंदर अलग अलग मिसाइलें बनी है, जिसमें आपके कुछ विशेष है, अग्नि है, त्रिशूल है, पृथ्वी है, ठीक है, नाग है। ये कुछ ऐसी मिसाइलें हैं जिनका निर्माण आपके आईसीएमडीपी के तहत हुआ है, तो ये बात आपको याद रखनी है। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। क्लियर, आकाश वगैरह ये दो तीन और हैं, ये भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का संबंध किससे है, यानी बायोडायवर्सिटी क्या होती है। तो वन्य जीवों के विविध रूपों से है, वनों में पाए जाने वाले पेड़ पौधों के विविध रूपों से है, प्रकृति में मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों और पेड़ पौधों से है, या पृथ्वी पर मिलने वाले सभी प्रकार के पेड़ पौधे। तो भैया जैव विविधता का मतलब होता है इस प्रकृति में पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीव, पेड़ पौधे, जंतु सब। तो प्रकृति में मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणी और पेड़ पौधों से इसका संबंध है। ठीक है, ये अब देखो, लोग कहते हैं डेफिनेशन नहीं पूछते आरएस परी में, तो कौन डेफिनेशन पूछेगा, लो जैव विविधता की डेफिनेशन पूछ ली है। जैव विविधता की डेफिनेशन क्या होती है, प्रकृति में पाए जाने वाले सभी प्रकार के प्राणी या सभी प्रकार के जीवों और पेड़ पौधों के आपस में संबंध या उनके बीच में पाई जाने वाली विविधता। बस ये लोग पूछ लिया था। नेक्स्ट देखो, भारत में आज ऐसे कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन्हें देश के वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। तो ये 1993 में जो बनाया गया था पेपर, उस समय पर भारत में 69 थे। ठीक है, आज जो है 106 से भी ज्यादा है। ठीक है, तो 106 तो है अभी तक, जिसमें मध्य प्रदेश के अंदर 11 है, एमपी में, और हमारे राजस्थान में 3 है, ये ध्यान रखना। क्लियर, बाकी ये सब आप जो है ज्योग्राफी के अंदर और ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, उस समय 69 थे, इसलिए आंसर ये था। फिर है, निम्न गैसों में से कौन सी गैस है जो हरित ग्रह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान नहीं देती है।
तो देने वाली गैस पता होगी तो नहीं देने वाली पता चल जाएगी। अब कौन कौन देता है योगदान, तो कार्बन डाइऑक्साइड देती है, मीथेन देती है, जल वाष्प देता है, आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन देता है। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड देती है योगदान, कार्बन सीएफसी कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन देता है, मीथेन देता है, नाइट्रोजन नहीं देती। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखो भाई पहले क्या पूछा था, एलपीजी के बारे में था पिछली बार क्वेश्चन, अब यहाँ पे इसके बारे में एलपीजी और इससे रिलेटेड मिक्स होके भी एक क्वेश्चन था। तो देखा आपने प्रीवियस ईयर का अगर आप पेपर करते हैं तो आपको आइडिया पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं या किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। इसी के साथ में आपको पता होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, वो मैंने कल ही लास्ट क्लास में बताया था। सूर्य से आने वाली किरणें जो है उनको जो है ये गैसें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, जल वाष्प है, ये रोक करके रख लेती है जिससे टेम्परेचर बढ़ रहा है बस। अब इसमें योगदान कौन कौन करता है, तो देखो भाई एक तो है जल वाष्प, ठीक है पहला, दूसरा है आपके कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, चौथा है मीथेन। ठीक है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कब भी निकलता है, तो जो आपको पता होगा कि फ्रिज जो है वो अगर आप थोड़ी देर भी खुला रखते हैं तो उससे फिर गर्मी बढ़ती है, उससे भी जो है आपकी क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो फ्रिज को जितनी जरूरत हो उतनी ही बार खोलें, अन्यथा उसे बंद ही रखें। ठीक है, रेफ्रिजरेटर जो होता है। इसके अलावा इसके अंदर और क्या आता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड या लो आप 5वें नंबर पर। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लियर। तो ये 5 है जो आपको नाम याद रखने हैं, क्या क्या, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड। ये जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं। कौन नहीं करता है, नाइट्रोजन नहीं करती है। ठीक है, मीथेन का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो देख लीजिएगा, CH4 होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसे CFC भी कहा जाता है, इन्हीं को फ्रियोन्स भी कहा जाता है। इनके बारे में पूरी डिटेल में हमने YouTube के ऊपर कार्बन से और कार्बन से बनने वाले यौगिकों के बारे में पूरी डिटेल में बात करी है, आप देख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अभी जस्ट बता के आया हूं, CO2 होता है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसके अंदर ध्यान रखना कि कार्बन आपका, ठीक है, फिर फ्लोरीन जिसे अपन फ्लोरो कह रहे हैं, और आपका Cl यानी कि क्लोरीन। तो आपका कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन ये मिल करके क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये आपका यहां पर आज जो है 1993 का पेपर, एक सेकेंड एक सेकेंड, कोई और रहा है क्या, अच्छा ये रह गया, एक एक रह गया, क्योंकि वो मैंने सोचा था 20 क्वेश्चन थे तो 21 कैसे हो गए, वो एक बीच में अपन ने पेज एक्स्ट्रा ऐड किया था कार्बन डेटिंग को समझने के लिए। गैवी गैविलियस या घड़ियाल जो आपका मगरमच्छ है उसकी बात कर रहे हैं, बहुतायत में पाया जाता है। तो ये कहां पर पाया जाता है, राजस्थान के अंदर तो चंबल, एक तो ये ध्यान रखना इसका, है ना। राजस्थान में अगर पूछता है तो आप कहेंगे चंबल नदी, चंबल के डाकू है हम, देखिए ना मूवी। फिर गंगा में, पूरे भारत में बात करें तो गंगा में ये पाया जाता है। ठीक है, ये जो है बेसिकली क्या है, तो ये मगरमच्छ है एक, क्लियर। ये भी वैसे अभी जो है किस में आ रहा है, तो ये पूरा जो विलुप्त प्रजातियां होती है उसके अंदर शामिल है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये लंबा भी होता है, लगभग 10 से 15 फीट के बीच में इसकी लेंथ होती है। और ये जो है आपका यहाँ पर जो नाम आया है, ये देखो गेवियलिस, है ना, ये इस घड़ियाल के कुल का नाम है ना। जैसे कुल होता है ना अपने, वैसे ये इसके कुल का नाम है। तो ये घड़ियाल जो है वो कौन से कुल से आता है, तो इसका कुल है गेवियलिस। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये गंगा नदी के अंदर पाया जाता है बहुतायत में। और इसको जो है ये क्या करता है, तो ये मछलियों को खा सकता है, इसीलिए इसका नाम होता है फिश ईटिंग क्रोकेटाइल, क्रोकेडाइल सॉरी। ठीक है, तो इसे अपन क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फिशिंग ईटिंग क्रोकोडाइल। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, यानी मछलियों को खाने वाला मगरमच्छ, क्लियर, ये ऐसा मगरमच्छ होता है, ये भी ध्यान रखें। इसके अलावा इसके जो दांत वगैरह है वो थोड़े से सकरे टाइप के होते हैं, और ये बाकी इसकी कोई जरूरत है नहीं, इतना याद रख लो। ठीक है, राजस्थान में ये कहाँ है वो जरूर याद रखना, चंबल नदी में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आज का कौन सा पेपर डिस्कस हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपका आज का राजस्थान का
जो प्रीलिम्स परीक्षा 1993 में आरएएस एग्जाम के लिए हुई थी उसके अंदर आए हुए साइंस के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इसी प्रकार से 2013 से जो मैथ्स और रीजनिंग आ रही है उसके अंदर आए हुए क्वेश्चन पेपर और उनका पैटर्न भी आपको करवाएं तो आप जरूर कमेंट करिएगा। बाकी आरएएस प्रीलिम्स के साइंस और मैथ्स के जो पेपर्स हैं वो पूरे हमारा टारगेट है, हम आपको सॉल्व करवाएंगे। जितना जल्दी आप कमेंट करेंगे उतना जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आएंगे और प्रीलिम्स एग्जाम से पहले आपको एक बूस्टअप दे देंगे कि ताकि ये सब चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।